वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 603 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म के हिसाब से। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले आपके सामने टाउस मैट्रिक्स है जो कि रिवर्स सीक्वेंस है शॉर्ट एनालिसिस का। सो इसके अंदर जो है वो थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज़, वीकनेस और स्ट्रेंथ है और इसके लिए इसी वजह से शॉर्ट एनालिसिस का नाम भी यूज़ किया जाता है। टाउस एनालिसिस एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है जिसको यूज़ करते हुए इवेल्युएट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस जो कि शामिल होती है एक प्रोजेक्ट के अंदर या फिर बिजनेस वेंचर के अंदर या फिर किसी भी सिचुएशन में जो कि रिक्वायर करती है एक डिसीजन को। और इसके बाद फिर the strategic position and action evaluation matrix। सो स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन इवेल्यूशन मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेज 2 का मैचिंग टूल है फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क के लिए और ये एक्सप्लेन करता है कि क्या हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो इसके अलावा कौन से पॉसिबल एक्शन को लिया जा सकता है। और ये जो क्लोज मैट्रिक्स नहीं होता है इसको ग्राफ के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है। ये फॉलो करता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट हैं जिनका नाम है एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, डिफेंसिव या फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज भी। और जो एक्सेस होता है स्पेस मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट करता है 2 इंटरनल डायमेंशन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जिसको FS से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसको CA से रिप्रेजेंट किया जाता है और 2 एक्सटर्नल डायमेंशंस होती हैं एक्सटर्नल स्टेबिलिटी और इंडस्ट्री स्ट्रेंथ। और ये चारों फैक्टर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रेटजिक पोजीशन के लिए। उसके बाद फिर बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स जिसको BCG मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसको फाउंड किया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 1963 के अंदर। और ये जो है ग्रोथ मैट्रिक्स जो है ये एक चार्ट होता है जिसको किया ग्रुप ने 1970 में ताकि हेल्प किया जाए कॉर्पोरेट करना कि एनालाइज किया जा सके बिजनेस यूनिट्स या फिर बिजनेस लाइन और डिसाइड किया जाए कहाँ पे कैश एलोकेट किया जाए। अब ये बताता है कि डिफरेंट बिजनेसेस की पोजीशन और डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्ट्स की पोजीशन के वो कहाँ फॉल करती है। और इसके अंदर 4 तरह से प्रोडक्ट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं या बिजनेसेस को 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कैश काउ होता है। कैश काउ के अंदर क्या होता है कि मार्केट शेयर तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन जो ग्रो होती है बहुत कम होती है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैश आ रहा होता है ग्रो मार्केट शेयर की वजह से। और डॉग ऐसी प्रोडक्ट होती है या ऐसे बिजनेस होते हैं जारी बात है जहाँ पर लो मार्केट शेयर और लो ही ग्रोथ होती है यहाँ पर। और टिपिकली तौर पे जारी बात है ब्रेक इवन को पूरा करना भी यहाँ पर मुश्किल होता है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस भी बहुत मुश्किल से होता है यहाँ पर। क्वेश्चन मार्क की बात की जाए तो जारी बात है लो मार्केट शेयर होता है लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर होता है और ये रिक्वायर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैश ताकि ग्रो किया जाए उसके मार्केट शेयर को। और स्टार जो है जारी बात है सबसे बेहतर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हाई मार्केट शेयर भी होता है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर। और ये भी होता है कि स्टार आगे चल के कैश काउ भी बन सकता है। अब जो प्रैक्टिकल यूज़ होते हैं बॉस्टन मैट्रिक्स के जो पीछे आपको बताया गया इसमें 4 तरह से प्रोडक्ट्स को या फिर बिजनेसेस को डिवाइड किया जाता है। सो हर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो एरिया है सर्कल का रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज़ की सेल की। और बॉस्टन मैट्रिक्स इसी वजह से एक बहुत ही यूज़फुल मैप होता है प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ्स और जो वीकनेसेस होती हैं और कितना उनसे कैश फ्लो मिलने वाला है। रिलेटिव मार्केट शेयर की बात करते हैं ये इंडिकेट करता है जो मुमकिन तौर पे कैश जनरेशन है कि कितना कैश जनरेशन होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर होता है मार्केट का उतना ज़्यादा कैश जो है वो जनरेट होता है, उतना कैश मिलता है। इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है मैचिंग स्टेज का स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की। और ये मैट्रिक्स जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है पहले आपके हैंडआउट में। सो ये रिलेट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूशन के साथ। और फाइंडिंग्स जो होती है इंटरनल और एक्सटर्नल पोजीशन से और जो वेटेड स्कोर प्लॉट किया जाता है उनके ऊपर। स्टेजेस जो है डेवलप करने के लिए आई मैट्रिक्स तो बेस करता है 2 की डायमेंशंस के ऊपर IFE और EFE। सो प्लॉट किया जाता है IFE को का जो टोटल वेटेड स्कोर होता है X एक्सिस के ऊपर और EFE का टोटल वेटेड जो है Y एक्सिस के ऊपर। और X एक्सिस के ऊपर जो है वो IE मैट्रिक्स और एक IFE टोटल वेटेड स्कोर जो है वो 1 से लेकर 1.9 तक रिप्रेजेंट करता है वीक इंटरनल पोजीशन, जबकि एक स्कोर 2 से लेकर 2.9 तक कंसिडर किया जाता है एवरेज और एक स्कोर 3 से 4 तक जो है इसको स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। तो वीक होगा जो 2 से लेस होगा, एवरेज होगा 2 से लेकर 2.9 तक और जो अच्छा स्कोर होगा स्ट्रॉन्ग होगा वो 3 से लेकर 4 तक कंसिडर किया जाएगा। और Y एक्सिस के ऊपर EFE का टोटल वेट जो होता है स्कोर
वही 1 से लेकर 1.99 तक लो कंसिडर किया जाता है, 2.0 से लेकर 2.99 तक मीडियम, और 3 से लेकर 4 तक हाई कंसिडर किया जाता है। आई मैट्रिक्स से डिवाइड होता है 3 मेजर रीजन्स के अंदर, जिसके अंदर आ जाता है ग्रो एंड बिल्ड, सेल 1 2 3 4, होल्ड एंड मेंटेन, सेल 1 3 5 एंड 7, और इसके अलावा हार्वेस्ट और डाइवेस्ट, जिसके अंदर सेल नंबर 6 8 और 9 आ जाते हैं। नाउ द ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क का, और ये जो पॉपुलर टूल है फॉर्मुलेट करने के लिए जो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी होती है। इस मैट्रिक्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड होती है 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रखा जा सकता है किसी एक के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स में से। और 4 क्वाड्रेंट्स की अगर हम स्ट्रेटजीज़ की बात करें, क्वाड्रेंट 1 में मार्केट डेवलपमेंट आ जाती है, पेनिट्रेशन आती है, डेवलपमेंट में नई मार्केट में जाता है, पेनिट्रेशन में उसी मार्केट में होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है यानी कि प्रोडक्ट नई प्रोडक्ट वगैरह, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन यानी कि आगे के जो लोग हैं उनके साथ इंटीग्रेशन करना, बैकवर्ड समरा जो पीछे के लोग हैं उनके साथ, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन अपने जैसे लोगों के साथ, और कंसंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन इनकी डाइवर्सिफाई कर लेना। और क्वाड्रेंट 2 के अंदर मार्केट डेवलपमेंट भी आ जाती है, पेनिट्रेशन भी आती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और डाइवर्सिटी लिक्विडेशन भी आ जाती है। क्वाड्रेंट 3 के अंदर रिट्रेंचमेंट आ जाती है, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट से मुराद ये होता है कि दोनों अनरिलेटेड बिजनेस आपस में मिल जाते हैं, और इसके अलावा लिक्विडेशन भी आ जाता है। क्वाड्रेंट 4 में क्या होता है कि कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन और जॉइंट वेंचर में 2 फर्म आपस में मिल जाती हैं। सो क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो लास्ट स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी फार्मुलेशन की, वो डिसीजन स्टेज है, और इस स्टेज के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा तरीका ज़्यादा अप्रोप्राइट है और कौन सी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी को सिलेक्ट किया जाए। और इस स्टेज के अंदर QSPM जो है, जो कि सिर्फ ओनली टूल है ऑब्जेक्ट इवैल्यूएशन का अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ का। सो एक क्वांटिटेटिव मेथड जो है यूज़ किया जाता है कलेक्ट करने के लिए डेटा, प्रिपेयर किया जाता है मैट्रिक्स स्ट्रेटजी फार्मुलेशन के लिए, और ये बेस करता है आइडेंटिफाइड इंटरनल और एक्सटर्नल क्रूशल सक्सेस फैक्टर के अंदर। और ये सिर्फ ये ओनली टेक्निक है जिसको डिज़ाइन किया गया डिटरमाइन करने के लिए जो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस होती है फिजिबल अल्टरनेटिव एक्शन की। उसके बाद फिर नेचर ऑफ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, जो नेचर है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी अगर हम बात करते हैं, सो ये पॉसिबल होता है कि टर्न किया जाए स्ट्रेटजीज़ और प्लान को इंडिविजुअल एक्शंस के अंदर, यानी कि जो भी स्ट्रेटजी और प्लान किया गया है जाहिर बात है उसको एक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लें, टर्न कर लें, और नेसेसरी होता है कि प्रोड्यूस किया जाए एक अच्छी बिजनेस परफॉर्मेंस। लेकिन जाहिर बात है ये आसान नहीं होता। स्ट्रेटजीज और प्लान तो जाहिर बात है बना लेते हैं, और जाहिर बात है स्ट्रेटजी और प्लान भी जाहिर बात है हर कोई तो खैर नहीं बना सकता, लेकिन अब जब मैनेजर्स उसको बनाते हैं स्ट्रेटजीज और प्लान को, तो उसको जाहिर बात है इंडिविजुअल एक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना होता है, लेकिन जाहिर बात है वो भी कोई आसान काम नहीं होता। बहुत सी कंपनीज जो रिपीटेडली फेल हो जाती है ट्रूली मोटिवेट करने के लिए उनके लोगों को कि वो एंथुजियाज्म के साथ वर्क कर सकें। जाहिर बात है कई सारी कंपनीज आप देखते हैं कि वो फेल हो जाते हैं। अब कई सारी ऑर्गेनाइजेशन तो हमारे यहाँ ये समझ भी नहीं पाते कि किस तरीके से लोगों को जाहिर बात है एंथुजियास्ट किया जाए, पुरजोश उनको किया जाए काम के हवाले से। जाहिर बात है लोग डीमोटिवेट होकर काम कर रहे होते हैं, तो किस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाए, एंथुजियाज्म के साथ वो काम कर सकें और मिल के काम कर सकें, और काम कॉर्पोरेट के एम जो जाहिर बात है कंपनी का जो एम है उस तरफ काम कर सकें लोग। अब जाहिर बात है लोगों के जहनों में अक्सर यही बात होती है कि वो ये सोचते हैं कि हमें सैलरी मिलते रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो जाहिर बात है ये इससे फिर फैक्ट्री को, कंपनी को या फर्म को जाहिर बात है काफ़ी नुकसान होता है। तो एम्प्लॉयज़ को कुछ इस तरीके से मोटिवेट किया जाए कि वो कॉर्पोरेट एम्स की तरफ जाहिर बात है काम कर सकें। वो ये सोचें कि हमारा जो इनपुट है ये जो है हमारी कंपनी जो है इसके लिए इसके जो भी एम्स हैं हम उनको पूरा करने में रोल अपना प्ले करेंगे। ज़्यादातर कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं उनके बिजनेसेस और स्ट्रेटजीज़ और जो कि रिक्वायर्ड है सक्सेस के लिए, जबकि बहुत सी कंपनीज इवन के जो बड़ी भी होती हैं स्ट्रगल होते हैं ट्रांसलेट करने में अपनी थ्योरी को एक्शन प्लान में। यानी कि उनको पता तो होता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाते, वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते एक्शन के अंदर। जो भी उनके पास थ्योरी है उसको वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे होते, और जिसकी वजह से जाहिर बात है ऐसी स्ट्रेटजी होगी कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट होगी और सस्टेन किया जाएगा, तो ये एक इंतहाई जाहिर बात है एक मुश्किल काम भी बन जाता है कई सारी कंपनीज़ के लिए। और इसके लिए जाहिर बात है कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और इसमें
ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स का भी बड़ा रोल होता है। उसके बाद फिर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। सो इन ऑल बट दी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तमाम में लेकिन जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, सो जो ट्रांजिशन होती है स्ट्रेटजी बनाने से लेकर उसको इम्प्लीमेंट करने तक, वो रिक्वायर करता है एक शिफ्ट होना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, स्ट्रेटजी से लेकर डिविजनल और जो फंक्शनल मैनेजर होते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, क्योंकि ये जो शिफ्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, स्पेशली स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन डिसीजन में वो आता है, जैसे कि सरप्राइज़ होना मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए। अब है स्मार्ट क्राइटेरिया। स्मार्ट जो है वो एक ज़ाहिर बात है एब्रीवेशन है, तो इसका एस जो है वो है स्पेसिफिक होना। ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टेट होना चाहिए एग्जैक्टली कि क्या अचीव किया जाएगा, स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल ना हो, मेजरेबल हो सके, होना चाहिए, उसको ज़ाहिर बात है एक तरह से नापा जा सके। ऑब्जेक्टिव जो है वो कैपेबल हो के मेजरमेंट के लिए, और अचीवेबल हो। ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अनरियलिस्टिक किस्म के, अनअचीवेबल किस्म के बना लिए जाएं, ऐसा नहीं हो। रिसोर्सेज को सामने रखते हुए उनको सेट किया जाए। रिलेवेंट होना चाहिए, ज़ाहिर बात है ऐसे लोगों के साथ जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, ऐसा ना हो कि ज़ाहिर बात है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जा रही है उनसे हट के ऑब्जेक्टिव जो उनको दिए जा रहे हैं। और टाइम बाउंड होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम हो माइंड में कि इतनी ये जो डेडलाइन है इसके अंदर हमें ज़ाहिर बात है पूरा करना है। उसके बाद फिर रिसोर्स एलोकेशन। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन एक का प्लान होता है यूज़ करने के लिए अवेलेबल जो भी रिसोर्सेज होते हैं, स्पेशली जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, स्पेशली नियर टर्म के अंदर, ताकि अचीव किया जाए गोल्स फ्यूचर के लिए। और ये जो प्रोसेस होता है एलोकेट करने का, रिसोर्सेज एलोकेट से मुराद ये कि जहाँ जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है उतने रिसोर्स दिए जाएँ। और यहाँ पर क्या होता है कि एलोकेट किया जाता है रिसोर्सेज को बहुत से प्रोजेक्ट्स के अंदर या फिर जो बिजनेस यूनिट्स होते हैं उनके अंदर। कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करते हैं, एक सेट ऑफ अपोजिशन है, डिसएग्रीमेंट है या इनकम्पेटिबिलिटी होती है दो या दो से ज़्यादा लोगों के ग्रुप्स के दरमियान, और कभी कभी इसमें फिजिकल वायलेंस भी हो जाता है। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ख़राब चीज़ ही होती है या बुरी चीज़ ही होती है। कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी अच्छा भी होता है, लेकिन ज़ाहिर बात है कॉन्फ्लिक्ट अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वहाँ पर बहुत मामला ख़राब होता है। लेकिन जनरली तौर पे कॉन्फ्लिक्ट ये कि अपोजिशन होना, मुखालफत होना, डिसएग्रीमेंट होना, इख्तलाफात होना, इनकम्पेटिबिलिटी होना दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के दरमियान या लोगों के दरमियान। और कभी कभी फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है। ज़ाहिर बात है अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है और अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में स्टेट्स के दरमियान, कंट्रीज़ के दरमियान वॉर भी हो जाती है। और उसके बाद फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि फंक्शनल एरियाज़ के मुताबिक होता है, जो कि हमारे यहाँ भी काफ़ी कॉमन है। फंक्शनल एरियाज़ से मुराद जैसे कि मार्केटिंग, आईटी, फाइनेंस और इसी तरह प्रोडक्शन, ये तमाम जो है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर ग्रुप क्या करता है, स्पेशलाइज को, स्पेशलिस्ट वर्कर को सिमिलर स्किल्स के सेपरेट यूनिट्स के अंदर। तो हर कोई ज़ाहिर बात है अपने जो फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है उसको अलग कर दिया जाएगा। जिस तरह मार्केटिंग वाले सारे एक जगह जाएंगे, इसी तरह से फाइनेंस वाले सारे एक जगह जाएंगे, और प्रोडक्शन वाले एक जगह जाएंगे, आईटी वाले एक जगह जाएंगे, इस तरह से। और ये स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ट यूज़ होता है जब क्रिएट किया जाए स्पेसिफिक और यूनिक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। और फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो वेल सूटेड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसका सिंगल या डोमिनेंट कोर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हर सब यूनिट जो है वो एक्सट्रीमली अडेप्ट करता है उसकी परफॉर्मेंस को पार्टिकुलर पोर्शन के ऊपर प्रोसेस के। डिविजनल स्ट्रक्चर भी होते हैं, जाहिर बात है कॉमन तो सबसे ज़्यादा फंक्शनल ये है हमारे यहाँ पे, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर भी होते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन को स्प्लिट किया जाता है, बांटा जाता है नंबर ऑफ सेल्फ कंटेंट बिजनेस यूनिट के अंदर, और हर एक उसमें से ऑपरेट करता है एज अ प्रॉफिट सेंटर के तौर पे। और ये जो डिवीज़न होते हैं ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट या मार्केट के ऊपर, या फिर जो कॉम्बिनेशन होता है दो का हर यूनिट के साथ, जो कि रुझान होता है इसका कि ऑपरेट करे फंक्शनल या प्रोडक्ट लाइन के साथ, लेकिन साथ में सर्टेन की फंक्शन जैसे कि फाइनेंस, पर्सनल, कॉर्पोरेट प्लानिंग प्रोवाइडेड सेंट्रली यूजुअली तौर पे होता है कंपनी के जो हेडक्वार्टर होता है, जो भी उसका ज़ाहिर बात है एक सेंटर होता है वहाँ पर। अब अगर हम बात करें ये कि डिविजनल स्ट्रक्चर जो है बाय प्रोडक्ट, ये जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटजीज जब स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो उनको ज़रूरत होती है स्पेशल एम्फेसिस की। और इसी तरह ये स्ट्रक्चर वाइडली यूज़ होता है जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है बहुत कम प्रोडक्ट या सर्विस, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है डिफ़र करती है सब्सटेंशनली तौर पर भी। और जब फ्यू मेजर कस्टमर जो है वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के होते हैं, बहुत से डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इन कस्टमर को, तो एक डिविजनल स्ट्रक्चर जो है
कस्टमर के ज़रिए ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है तरीका कि इम्प्लीमेंट किया जाए स्ट्रेटजीज़, और ये स्ट्रक्चर अलाउ करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैटर किया जाए इफेक्टिवली जो रिक्वायरमेंट है क्लियरली डिफाइंड कस्टमर ग्रुप्स की। उसके बाद स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है जिसको एसबीयू कहते हैं। ये एक अंडरस्टूड है एज अ बिजनेस यूनिट ओवरऑल कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के अंदर, जो कि डिस्टिंग्विशेबल है दूसरे बिजनेसेस से, क्योंकि ये सर्व करता है एक डिफाइंड एक्सटेंड मार्केट जहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो कर सकती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन रिलेशन टू जो भी प्रोडक्ट्स और मार्केट होती है। सो जब कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो इनको जो है ज़ाहिर बात है कंपोज किया जाता है एज अ नंबर ऑफ बिजनेसेस के तौर पर, एसबीयूज़ के तौर पर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जितने भी बाकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लो के ऊपर, अथॉरिटी और कम्युनिकेशन की भी, और फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के मुकाबले में डिपेंड करता है प्राइमरीली तौर पर वर्टिकल जो फ्लो होता है अथॉरिटी का और कम्युनिकेशन का। वर्टिकल यानी कि इस तरह से जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है ये नतीजा हो सकता है हायर ओवरहेड के अंदर, क्योंकि ये क्रिएट करता है ज़्यादा मैनेजमेंट पोजीशंस। अब बात करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग और ई इंजीनियरिंग की। रीस्ट्रक्चरिंग और री इंजीनियरिंग जो है वो कॉमन प्लेस है कॉर्पोरेट लैंडस्केप के ऊपर, और रीस्ट्रक्चरिंग जो कि कहलाया जाता है डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग या डीलेयरिंग के तौर पर भी। इसमें क्या किया जाता है, साइज़ जो है रिड्यूस किया जाता है फर्म का। ज़ाहिर बात है जब एक फ़र्म ज़ाहिर बात है परफॉर्म नहीं कर पाती, वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है वो परफॉर्मेंस के अंदर डिक्लाइन आ जाती है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर साइज़ उसका रिड्यूस किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज़ निकाला भी जाता है लोगों को, वहाँ के जो काम कर रहे होते हैं, और नंबर ऑफ़ डिवीज़न जो होते हैं उसमें भी कमी की जाती है, या फिर जो यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा जो हायरार्किकल लेवल्स होती हैं उसको अंदर भी कमी आती है। हायरार्किकल लेवल से मुराद ये कि जो भी ऊपर से नीचे के लोग हैं उनके लेवल्स में भी फिर ज़ाहिर बात है कमी आती चली जाती है। अगर ज़्यादा लेवल्स हैं तो फिर उन लेवल्स को कम कर दिया जाता है, और इस रिडक्शन से होता क्या है कि इसका मकसद यही होता है कि एफिशिएंसी को और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि अगर फर्म जो है लॉस में जा रही थी तो ये ऐसा करते हुए उसको प्रॉफिट में लाया जाता है। और रिस्ट्रक्चरिंग का जो कंसर्न है प्राइमरीली तौर पे वो शेयर होल्डर की वेल बींग है, ना कि एम्प्लॉय की वेल बींग, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो शेयर होल्डर्स हैं उनको तो प्रॉफिट मिलेगा और वो ऑनर्स में से होते हैं, और इससे ज़ाहिर बात है नुकसान तो एम्प्लॉय का ही होगा, क्योंकि उनकी कई सारे एम्प्लॉयज़ की जॉब जाती है इस तरह से। लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं ज़ाहिर बात है उनका प्रॉफिट जो है वो बरकरार रखा जाएगा या इवन के बढ़ भी सकता है। रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो ये कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टर्म है फॉर द एक्ट ऑफ पार्शली तौर पे डिसमेंटल करना और रीऑर्गेनाइज करना एक कंपनी। पर्पस क्या है उसका, ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, और इसी वजह से उसको ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी बनाया जाता है। इसमें अच्छा पोर्शंस भी बेचे जाते हैं कंपनी के, और कई सारी ज़ाहिर बात है सेवियर स्टाफ रिडक्शन होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को भी निकाला जा सकता है। री इंजीनियरिंग की बात करें तो ये रेडिकल रीडिज़ाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस में, स्पेशली उसके जो बिजनेस प्रोसेस है, रादर देन कि ऑर्गेनाइज करना एक फर्म को फंक्शनल स्पेशलिटीज़ के अंदर, जैसे कि प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, मार्केटिंग या आईटी वगैरह के अंदर, और देखना कि टास्क जो है जो कि हर फंक्शन परफॉर्म करता है हमें करना चाहिए री इंजीनियरिंग थ्योरी के मुताबिक। सो देखते हुए कंप्लीट प्रोसेसेस के ऊपर मटेरियल एक्विजिशन से प्रोडक्शन तक, मार्केटिंग तक और डिस्ट्रीब्यूशन तक। प्रॉफिट शेयरिंग की हम बात करते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो एक दूसरी जो है वो वाइडली यूज फॉर्म होती है इंसेंटिव कंपनसेशन की, और मोर देन 30% जो है अमेरिकन कंपनीज़ के प्रॉफिट शेयरिंग प्लान होते हैं। लेकिन क्रिटिक्स जो एम्फेसाइज करते हैं कि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रॉफिट को, और टैक्सेस, प्राइसिंग और एक्विजिशन जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को वाइप आउट कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है जब टैक्स लगेगा, प्राइस वगैरह बढ़ेगी और एक्विजिशन होती है तो उससे प्रॉफिट के ऊपर भी ज़ाहिर बात है असर पड़ता है। और फर्म जो है वो क्या करती है, मिनिमाइज़ करती हैं प्रॉफिट इन अ सेंस के रिड्यूस किया जाए टैक्सेस को। गेन शेयरिंग जो है वो रिक्वायर करता है एम्प्लॉयज़ या डिपार्टमेंट को कि इस्टेब्लिश किए जाए परफॉर्मेंस टारगेट, और अगर एक्चुअल रिजल्ट जो एक्सेस कर जाता है ऑब्जेक्टिव के, तो तमाम मेंबर्स को ही बोनस मिल जाता है।
प्रोडक्शन और ऑपरेशन कंसर्न व्हेन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी। सो जो प्रोडक्शन या ऑपरेशन कंसर्न है जब इम्प्लीमेंट किया जाए स्ट्रेटजीज़ को, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। सो स्ट्रेटजी जो होती है एक्शन के अंदर, उसका मतलब क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन होती है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, रिक्वायर करता है कंप्लीट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। सो प्रोडक्शन या ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो कि मेनली कंसर्न है अचीवमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स और टारगेट की। प्रोडक्शन प्रोसेस टिपिकली तौर पे उसमें 70% से ज़्यादा फर्म का टोटल एसेट होता है। और JIT की हम बात करते हैं जो कि जस्ट इन टाइम है। ये एक ऐसा इन्वेंट्री स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेड होती है इसमें कि इम्प्रूव किया जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस किया जाता है इन प्रोसेस इन्वेंट्री और उसकी जो एसोसिएटेड कॉस्ट है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री ऐसी इन्वेंट्री स्ट्रेटजी है कि इसमें होता क्या है कि स्टॉक उसी वक्त आ जाता है जब ज़रूरत होती है उसकी प्रोडक्शन के लिए, ताकि पूरा किया जा सके कंज्यूमर डिमांड को। और ये ड्राइव होता है एक सीरीज़ से सिग्नल्स की, या फिर जो कानबान है जो कि बताता है प्रोडक्शन प्रोसेस को कि नेक्स्ट पार्ट बनाया जाए। और अगर हम कानबान की बात करते हैं तो ये यूजुअली तौर पे विजुअल ग्राफ्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंस या एब्सेंस होना एक पार्ट की शेल्फ के ऊपर। और JIT से ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट आती है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो रिटर्न होता है इन्वेस्टमेंट में, क्वालिटी और जो एफिशिएंसी, जब इसको सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स कंसर्न की अगर हम बात करें जब इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्ट्रेटजी, तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंसर्न है जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्ट्रेटजी वो ह्यूमन रिसोर्स है। और ह्यूमन रिसोर्स ज़ाहिर बात है बैकबोन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। और बगैर ज़ाहिर बात है एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स के ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकती अच्छी तरह और फेल हो जाती है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। सो स्टाफिंग की ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन को, और उसकी जो कॉस्ट होती है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को लाजमी तौर पर डेवलप करना चाहिए परफॉर्मेंस इंसेंटिव जो कि क्लियरली तौर पर लिंक करे परफॉर्मेंस और पे टू स्ट्रेटजी। और जो प्रोसेस होता है एम्पावर करने का मैनेजर्स को और एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, उससे मिलता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट जब तमाम ऑर्गेनाइज मेंबर अंडरस्टैंड करें क्लियरली कि कैसे वो बेनिफिट देंगे पर्सनली अगर फर्म जो है वो अच्छा करती है। और दूसरी जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, उसमें शामिल है इस्टेब्लिश करना और एडमिनिस्ट्रेट करना एक एम्प्लॉई स्टॉक ऑनरशिप प्लान। और ये जो है कॉरपोरेशन ऑन है हॉल के अंदर या फिर पार्ट के अंदर एम्प्लॉयज़ की तरफ से। नाउ द मार्केट सेगमेंट बनाया जाता है क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट को टारगेट नहीं किया जा सकता। अब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है मार्केटिंग के अंदर कि जिसके अंदर ग्रुप बना लिया जाता है कस्टमर्स का स्मॉलर सब ग्रुप्स के अंदर। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आर्बिट्रेरली तौर पे इम्पोज की जाती है सोसाइटी में। और ये जो है ड्राइव हुआ है रिकग्निशन से कि टोटल मार्केट जो है वो कई सारे सेगमेंट से बनी हुई है, यानी कि मार्केट जो है वो कई सारे सेगमेंट में डिवाइड है एक तरह से। सो सेगमेंट्स होमोजीनियस होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो लोग होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। और सेगमेंट किसी भी बुनियाद पे बनाया जा सकता है, जैसे कि यंग एज के लोगों की बुनियाद पे बना लिया कि इतनी एज के लोग हमारे इस ग्रुप में शामिल हैं, इस सेगमेंट में एक्चुअली शामिल है। सो मास मार्केटिंग की बात करें तो सिमिलर ट्रीटमेंट होता है मार्केटिंग का एज अ होमोजीनियस ग्रुप और ऑफर करना सेम मार्केटिंग मिक्स तमाम कस्टमर को। और मास मार्केटिंग अलाउ करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि बड़े पैमाने पर एक तरह से काम होना। और ये होता है मास मार्केटिंग के मास प्रोडक्शन के ज़रिए मास डिस्ट्रीब्यूशन और मास कम्युनिकेशन। सो टेस्ट मार्केटिंग दूसरी तरफ बात करें रिकग्नाइज करती है डाइवर्सिटी कस्टमर्स की, और ये कोशिश नहीं करती कि सबको ही खुश कर दिया जाए सेम ऑफरिंग के साथ। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे लोग एक ही चीज़ के साथ खुश हो जाएं, एक ही प्रोडक्ट के साथ सारे लोग जो है वो खुश हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता। और जो फर्स्ट स्टेप होता है टारगेट मार्केटिंग में वो होता है आइडेंटिफाई करना डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स और उनकी नीड्स को। मार्केटिंग मिक्स की बात करें सो मार्केटिंग डिसीजन जनरली फेल करते हैं 4 कंट्रोलेबल कैटेगरीज़ के अंदर, यानी कि मार्केटिंग मिक्स में 4 चीज़ें आ जाती हैं। वैसे तो कई जगहों पे जो एडवांस कोर्सेज हैं वहाँ पे 7 चीज़ें भी आती है, लेकिन जो बेसिक है मार्केटिंग मिक्स के उसके अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन आ जाती है। डेबिट की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल मेजर है जो कि डिफाइन करता है रेवेन्यू में से जब हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसके अलावा सेलिंग, जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव। दूसरे वर्ड में बात करें तो ऑपरेटिंग एंड नो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है डिडक्शन से पहले इंटरेस्ट की और इनकम टैक्सेस की। सो अब है अर्निंग पर शेयर।
अर्निंग पर शेयर जो है वो मेजर होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का। इससे पता चलता है कि कंपनी जो है वो ज़ाहिर बात है कितनी प्रॉफिटेबल है, और इसको कैलकुलेट किया जाता है डिवाइड करते हुए क्वार्टरली या जो एनुअल इनकम होती है उसको नंबर ऑफ़ शेयर से। जितना ज़्यादा ईपीएस होता है यानी कि अर्निंग पर शेयर होता है उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है और वैल्यू परसीव्ड की जाती है इन्वेस्टर की तरफ से। तो इसमें यही होता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है जो नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं उनसे। और अगर एक कंपनी अर्न कर रही है 2 मिलियन रुपीज़ 1 ईयर के अंदर, और उसके जो है वो 2 मिलियन जो है वो रुपीज़ शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग स्टॉक में, तो उसका ईपीएस जो होगा 1 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से जो है वो होगा। तो उसके बाद है फिर प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक सेंट्रल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक है, क्योंकि ये अलाउ करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि एग्जामिन किया जाए जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं बहुत से एक्शंस और अप्रोचेस के। और जो ये ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि शो करता है फॉरकास्ट या फिर प्रोजेक्टेड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स और बैलेंस शीट। इसके अलावा एक प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट भी है, बैलेंस शीट भी होती है, और इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो अकाउंटिंग में नॉर्मली तौर पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो प्रोफॉर्मा नहीं होते, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट वगैरह को बता रहे होते हैं। लेकिन जो प्रोफॉर्मा होता है ये एक्सपेक्टेड और जो प्रोजेक्टेड फिगर्स होती हैं उसको जो है वो शो कर रहा होता है। प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट भी जाहिर बात है उसी का हिस्सा है प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है वो सिमिलर है। वैसे तो हिस्टोरिकल बैलेंस शीट की तरह ये फॉर्मेट तो जाहिर बात है सेम ही रहेगा, एसेट लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी ही होगा, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर प्रोजेक्शन को। फॉर्मेट सेम है लेकिन फ्यूचर प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, हिस्टोरिकल फिगर्स को शो नहीं करेगा। प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट को यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट करने के लिए कि कैसे बिजनेस जो है वो मैनेज करेगा उसके एसेट्स जो है वो फ्यूचर के अंदर। फॉर एग्जांपल एक प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट जो है वो क्विकली शो करती है प्रोजेक्टेड रिलेटिव अमाउंट जो है मनी का जो कि टाइड होता है रिसीवेबल के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर, इक्विपमेंट के अंदर। ये यूज़ करते हुए यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट करने के लिए ओवरऑल फाइनेंशियल साउंडनेस एक कंपनी की। 6 स्टेप्स होते हैं प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल एनालिसिस में। प्रिपेयर किया जाता है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से पहले, यूज़ किया जाता है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड टू प्रोजेक्ट CGS और जो एक्सपेंसेस है। इसके अलावा कैलकुलेट किया जाता है प्रोजेक्टेड नेट इनकम को, सब्ट्रैक्ट किया जाता है डिविडेंड को जो कि पेड होंगे नेट इनकम में से, और ऐड किया जाता है रिमेनिंग टू रिटेन अर्निंग। इसके अलावा प्रोजेक्ट किया जाता है बैलेंस शीट टाइम्स जो कि बिगनिंग होती है रिटेन अर्निंग्स के साथ, और इसके अलावा कमेंट्स दी जाती हैं प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स के ऊपर। इवैल्यूएशन की हम बात करते हैं तो इवैल्यूएशन के अंदर जो है वो क्या है कि सिस्टमेटिक डिटर्मिनेशन होती है मेरिट की, वर्थ की, और जो सिग्निफिकेंस होती है किसी चीज़ की या किसी की, और इसको अक्सर यूज़ करते हुए करेक्टराइज़ किया जाता है और अप्रेज किया जाता है जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वाइड रेंज के अंदर ह्यूमन एंटरप्राइजेस में, जिसमें शामिल है आर्ट्स, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, क्रिमिनल जस्टिस, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, फाउंडेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर और दूसरी जो ह्यूमन सर्विसेज है। नाउ दी माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस की हम बात करते हैं। माइकल पोर्टर्स 1979 का जो फ्रेमवर्क है यूज़ करता है कॉन्सेप्ट जो कि डेवलप हुए इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक्स के अंदर ड्राइव करने के लिए 5 फोर्सेस जो कि डिटरमाइन करता है अट्रैक्टिवनेस एक मार्केट की। पोर्टर से मुराद ये वो फोर्सेस हैं जैसे कि मैक्रो इन्वायरमेंट, कॉन्ट्रास्टेड जो कि कंट्रास्ट करती है यानी उसके एक तरह से मुखालिफ है, जो ज़्यादा जनरल जो टर्म है मैक्रो एनवायरनमेंट की। 5 फोर्सेस की हम बात करते हैं पोर्टर के मॉडल में, तो वो कौन कौन सी हैं। पहली तो है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर की जारी बात है एक पावर होती है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर की भी जारी बात है पावर होती है। इसके अलावा थ्रेट होता है न्यू इंट्रेंट्स का, कोई नया कॉम्पिटिटर आ सकता है। इसके अलावा थ्रेट होता है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का, आपकी जो प्रोडक्ट है उसका कोई सब्सटीट्यूट कोई अल्टरनेटिव हो सकता है। कंबाइन विद अदर वेरिएबल टू इन्फ्लुएंस किया जाता है 5 फोर्स और लेवल ऑफ कंपटीशन जो है इंडस्ट्री के अंदर। पोर्टर सप्लाई चेन मॉडल की हम बात करते हैं। जो वैल्यू चेन फ्रेमवर्क है माइकल पोर्टर का एक मॉडल है जो कि हेल्प करता है एनालाइज करने में स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ जो है जिसके ज़रिए फर्म क्रिएट कर सकती हैं वैल्यूज़ और जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें शामिल है जनरल मैनेजमेंट, प्लानिंग मैनेजमेंट, लीगल, फाइनेंस, अकाउंटिंग, पब्लिक अफेयर्स और क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह। कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी जो है उसको जो है प्रेजेंट नहीं करना चाहिए इनकंसिस्टेंट गोल्स और पॉलिसीज़। कॉन्फ्लिक्ट और इंटर डिपार्टमेंटल बिकरिंग जो है सिम्टोमेटिक जो है वो मैनेजरियल डिसऑर्डर है, और स्ट्रेटजिक इनकंसिस्टेंसी यानी कि कंसिस्टेंसी का ना होना।
और अगर कंटिजेंसी प्लानिंग की बात करते हैं तो एक बेसिक प्रीमाइज है अच्छी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, वो ये कि फर्म जो प्लान करती है वेज के डील किया जाए अनफेवरेबल और जो फेवरेबल इवेंट होते हैं इससे पहले ही कि उनको वो हो, यानी कि एक चीज़ पहले हो उससे पहले ही उसको डील कर दिया जाए, अंदाज़ा कर दिया जाए कि ये चीज़ होने वाली है। सो कंटिजेंसी प्लान को डिफ़ाइन किया जाता है अल्टरनेटिव प्लान के तौर पे, जिनको जारी बातें तब रखा जाएगा, तब यूज़ किया जाएगा जब सर्टेन की इवेंट जो है वो होते नहीं है उस तरह जो एक्सपेक्टेड है, जैसा कि होना चाहिए ऐसे नहीं हुए, तो तब इनको यूज़ किया जाएगा एक तरह से, तब इनको लाया जाएगा। और सिर्फ जो है हाई प्रायोरिटी एरियाज़ रिक्वायर करते हैं इंश्योरेंस जो है कंटिजेंसी प्लानिंग की, और स्ट्रेटजीज़ जो है कैन नॉट वो कर नहीं सकते और उनको नहीं करना चाहिए, ट्राई करना कि तमाम कवर करें तमाम बेसिस प्लान करते हुए पॉसिबल कंटिजेंसीज़ के लिए। नाउ दी ऑडिटिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैनेजमेंट ऑडिटिंग की बात की जा रही है। सो एक फ्रीक्वेंटली टूल है, ये फ्रीक्वेंटली यूज टूल है स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन के अंदर, और इसको डिफाइन किया अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने कुछ इस तरीके से कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है ऑब्जेक्टिवली तौर पे ऑब्टेन करने का और इवेल्यूएट करने का एविडेंस असेशन के हवाले से इकोनॉमिक एक्शन के बारे में और इवेंट के बारे में कि एसर्टेन किया जाए जो डिग्री ऑफ करस्पॉन्डेंस है उन असेशंस के दरमियान, और जो इस्टेब्लिश क्राइटेरिया और कम्युनिकेट किया जाए रिजल्ट एंड ट्रस्टेड यूज़र्स को। तो ये तो एक जनरल किस्म की डेफिनेशन जो है आपके सामने पेश की गई, लेकिन हम मैनेजमेंट ऑडिट की हम बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि सिस्टमेटिक तौर पे एग्जामिनेशन की जाती है डिसीशंस और जो एक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, ताकि एनालाइज किया जाए परफॉर्मेंस को। उसके बाद फिर एनवायरमेंटल ऑडिट। सो जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ फर्म्स है ओवरसीन करना एनवायरमेंटल अफेयर, अब ये जो है कोई टेक्निकल फंक्शन नहीं रहा जिसको स्पेशलिस्ट परफॉर्म करते हैं, इसके मुकाबले में यह बन चुका है इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कंसर्न। सो प्रोडक्ट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टमर यूज़, पैकेजिंग, प्रोडक्ट डिस्पोजल, कॉर्पोरेट रिवार्ड, सैंक्शन, ये रिफ्लेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल कंसिडरेशन को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल फ्रॉम एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।